सो हाय, दिस इज आरजे नैनी। और जैसे कि अलग अलग वीडियोस में आपके लिए लेकर आती हूँ सोशल मीडिया पर। और आज आप मुझे एक स्पेशल पॉडकास्ट में देख रहे हैं जिसका नाम है द प्राणी पॉडकास्ट, जिसमें अलग अलग खूबसूरत प्राणी से मैं आपको मिलाती हूँ जो कि अपने आप में एक इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज होते हैं। और साथ ही उनकी जर्नी के बारे में बात करते हैं, कुछ नया नॉलेज हमें गेन करने का मौका मिलता है। सो आज एक ऐसी ही ब्यूटीफुल प्राणी मेरे साथ हैं जो कि मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हैं। सो अरोबा कबीर मेरे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में आपका। थैंक यू सो मच नैनी, और मुझे आपका काम बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच। सो उम्मीद है कि आज हम, अगर कोई अपनी लाइफ में मेंटल हेल्थ को लेकर स्ट्रगल कर रहा है या बहुत सारे सवाल कई बार चलते रहते हैं, तो उनको लेकर बहुत सारी बातें करेंगे। एंड आई होप लोगों को कुछ ना कुछ फायदा मिले इस वीडियो से। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सबसे पहली जो बात मैं शुरू करना चाहूँगी वो सोशल मीडिया से ही करना चाहूँगी, बिकॉज उसी के लिए हम अभी काम कर रहे हैं और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हमारी लाइफ का बन चुका है। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर मेंटल हेल्थ की बात जब आती है तो सोशल मीडिया पॉजिटिवली और नेगेटिवली कितना इम्पैक्ट करता है हमारी लाइफ में? पॉजिटिवली भी करता है और नेगेटिवली करता है, आप पे डिपेंड करता है आप कैसे यूज़ करती है। अगर आप अच्छे से यूज़ करें तो आपका करियर बना सकता है, और अगर आप खराब से यूज़ करते हो तो आपको डिप्रेशन दे सकता है। डिपेंड करता है। बट हम ये नहीं देखते हैं कि आपको सोशल मीडिया खराब है कि अच्छा है। हम ये देखते हैं आपकी ज़िंदगी कैसे चल रही है। मे बी कोई लोनलीनेस है, टॉक्सिसिटी है, रिलेशनशिप फेलियर है, सेल्फ डाउट है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं सोशल मीडिया पे। और फिर हम कहते हैं सोशल मीडिया एडिक्शन हो गया है। बट एज अ थेरेपिस्ट हम लोग ये नहीं देखते सामने का, हम देखते हैं आपकी ज़िंदगी कैसे, जो भी जैसे ही आपकी ज़िंदगी अच्छी चल रही होगी, करियर, फैमिली, पर्सनल, सोशल, आप आराम से उसको अच्छे से यूज़ करोगे, आप उसका मिसयूज़ नहीं करोगे। एंड until and unless it is not your profession, you will not spend too much of time on it. But I really find it a very powerful tool. ओके, Yeah. डेफिनेटली। मतलब Yeah. अगर आप आपने जैसे बोला कि सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो लोग कितना ग्रो कर रहे हैं हम देख सकते हैं। सो एक और चीज़ है, जब स्क्रॉलिंग की बात आती है तो बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि मुझे एडिक्शन हो गया है, घंटों निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि स्क्रॉल करते करते कहाँ ही टाइम निकल गया। सो वो इसका सबसे बड़ा रीज़न बताते हैं लोनलीनेस को, कि अकेले हैं तो क्या करें। तो अब अकेले रहना लाइक एक बड़ी कॉमन चीज़ बन चुकी है, बहुत सारे लोग हैं जो अकेले रह रहे हैं। तो कैसे अकेले रहने के साथ साथ माइंडफुलनेस को हम फॉलो कर सकते हैं और कैसे हेल्दी रह सकते हैं मेंटली? There is something called living alone, and there is a loneliness. and एक होता है कि आप एकांत में अकेले में रहते हैं, लेकिन आपका अभी भी सर्कल है, आपकी अभी भी एक जिंदगी है, आपकी एक रूटीन है, आपकी अपनी हॉबीज है, आपका एक जॉब है। और फिर होता है कि आपके पास ये कुछ नहीं है, और आपको अकेलापन फील होता है, आपको एम्प्टी, आपको खालीपना फील होता है। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, दैट ऐसे तो नहीं है वेदर हम न्यूक्लियर फैमिलीज में है या अलग सिटीज में रहते हैं, अकेले रहते हैं। अगर आप में सोशल स्किल्स है, यू कैन मेक योर चोजन फैमिली एनीवेयर। आप चाहे वर्कशॉप्स में जाए, आप कॉन्फ्रेंसेज में जाए, आप ऐसी ऐसी एक्टिविटीज होती है, योगा क्लास चले जाए, जिम जाए, आप दोस्त बना सकते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ द एज एंड जेंडर। बट जब आप वो पकड़ के बैठते हैं ना, नहीं नहीं, जजमेंटल होते, ये मेरी टाइप का नहीं है, ऐसे कपड़े मैं नहीं पहनती, ये देखो कैसे कर रहा है, ये तो ड्रिंक कर रहा है, ये तो ऐसे कर रहा है, उसमें आप फिर अकेले रह जाते हैं। सो लॉट ऑफ जजमेंट इज देयर, सो यू नीड टू लेट गो ऑफ दैट जजमेंट। और काफी बार लोगों को डर भी लगता है, उनको अपना आप काफी नहीं लगता, लाइक बहुत ही लो सेल्फ एस्टीम होता है, जिसकी वजह से वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते, ट्राई नहीं करते। बट इफ यू डोंट वांट टू फील दैट, you are a social animal, you need to get out there and make friends, meet people, have your circle. That is how you feel safer. ओके, मतलब ट्राई करने से सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल, डेफिनेटली। एक और चीज़ है, शायद आपने भी सुनी होगी, बहुत सारी वीडियोस में लोग इस बारे में बात करते हैं और सोशल मीडिया पर ये टर्म आजकल बड़ा ज़्यादा चल रहा है, इमोशनल अनअवेलेबिलिटी। तो इसको आप कैसे समझाना चाहेंगे और क्या होता है एग्जैक्टली ये? जैसे फिजिकली हम दोनों यहाँ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, अगर आपको कुछ चाहिए, चाय चाहिए, मैं आपको चाय दे दूंगी, खाना चाहिए, खाना दे, कपड़े, सब कुछ, जो पढ़ाई वढ़ाई जो भी हो सकता है फिजिकल, इसके लिए लोग अवेलेबल होते हैं, दे कैन हेल्प यू आउट। बट जहाँ इमोशनल होता है, आप इमोशन में भी आपका मुंह, आप थोड़े सैड है, आपको लोनलीनेस लग रहा है, आपको कंफ्यूजन है, आपको सेल्फ डाउट है, then that is a space I'm not available to you. Now it started from our parents, when our parents thought like they were not being available there, क्योंकि वो physically हमें चीजें प्रोवाइड कराने में लगे थे, इमोशनली अवेलेबल नहीं थे, स्पेशली आवर फादर्स। और काफी सारे बच्चों में वो चीज ट्रेट आ गया है, दे नो हाउ टू हेल्प यू आउट,
मे बी आपको शिफ्टिंग में हेल्प कर देंगे, जॉब में हेल्प कर देंगे, पैसे से हेल्प कर देंगे, हॉस्पिटल में हेल्प कर देंगे, लेकिन जहाँ इमोशनल सपोर्ट की बात आती है उनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है. सो देयर इज एन अटैचमेंट स्टाइल कॉल्ड अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल. तो दे आर नॉट बीइंग दे आर नॉट एबल टू बी देयर फॉर यू इमोशनली. सो उसको हम इमोशनल अनअवेलेबिलिटी बोलते हैं. मोर एंड मोर शायद जो वो 80s और 90s का या उससे पहले का जनरेशन वो ज़्यादा इमोशनली अनअवेलेबल इसलिए भी है बिकॉज उनको वो अपब्रिंगिंग नहीं मिली है, उन्होंने वो देखा नहीं है इमोशनल अवेलेबिलिटी क्या होती है. और लोग रिसोर्सेज जुड़ने में लगे हुए थे, जोड़ने में लगे हुए थे कि पैसा कमाना, घर, गाड़ी, जॉब. अब जब आपके पास वो थोड़ा सा है, मे बी योर पेरेंट्स मनी इज देयर, यू ऑलरेडी हैव अ डिसेंट जॉब, अब आपको फील होता है मुझे इमोशंस चाहिए बिकॉज बेसिक्स सर्वाइवल वो जो रोटी कपड़ा मकान था खत्म हो गया. अब वो आपके पास है. अब ऑब्वियसली जो आपके अंदर की इच्छा है जो इनहेरेंट ऊपर वाले ने दी है, अब उसके बारे में चलेंगे. अब आप सोचेंगे अरे मेरे पास भी कोई होता, मेरे पास भी कोई शेयर करने को, तो मैं अपनी खुशियाँ किसी के साथ शेयर करूँ, गम शेयर करूँ. बट काफ़ी लोगों में वो कैपेसिटी ही नहीं है. इट इज़ नॉट अबाउट यू, इट इज़ अबाउट देम. जो इमोशनली अनअवेलेबल लोग हैं, इट इज़ अबाउट देम एंड नॉट अबाउट यू. वो थोड़ा सा हमें टाइम लगता है, हमें लगता है मेरे में ही कुछ कमी है, मेरे में ही कुछ कमी है. बट उनमें कुछ इमोशनल कोफिशिएंट की कमी है, एम्पैथी की कमी है. उनको जैसे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट आता है वो भाग जाते हैं. और कई बार मतलब रिलेशनशिप्स हम देखते हैं कि इस वजह से ही स्पेशली बहुत खराब हो रहे होते हैं या दो पार्टनर्स अलग हो रहे होते हैं बिकॉज वो नीड एक दूसरे की नहीं समझ पाते हैं. सो क्या एक आप टिप देना चाहोगे बिकॉज कई बार रिलेशनशिप में बहुत अगर मेंटल हेल्थ की बात करें तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो ना हम सोचते हैं ना जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं. तो एक अच्छी कंपैटिबिलिटी वाली रिलेशनशिप रहे दो लोगों के बीच में, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर. कि पहला कि देखो दोनों की अपब्रिंगिंग अलग रही है, ट्रॉमाज अलग रहे हैं, बैगेजेस अलग रहे, पास्ट अलग रहा है, तो हम एक जैसे नहीं होंगे. गिव दैट स्पेस टू ईच अदर, कंपैशन टू ईच अदर, दैट इट इज अ स्पेस टू हील. सेकेंड थिंग दैट जस्ट बिकॉज मेरा जिंदगी बहुत खराब चल रहा था और अब मेरी जिंदगी में कोई आ गया सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है. वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने इश्यूज चैलेंजेस को ठीक करना. जब आप वो ठीक करेंगे उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका रिलेशनशिप बेटर होगा. तीसरी चीज जो लोग अक्सर नहीं समझते हैं वो है लव लैंग्वेज. हमें लव लैंग्वेज आनी चाहिए. मेरी फिजिकल है. तीसरी चीज जो है लोगों को लव लैंग्वेजेस नहीं पता. हमारे 5 तरीके के लव लैंग्वेजेस होते हैं. मे बी आपका फिजिकल टच और मेरा एक्ट ऑफ सर्विस है. आप मुझे खूब प्यार देती है, आप मेरे माथे को चूमती है, हाथ पकड़ती है और मैं इरिटेट हो जाती हूँ और मैं आपके पास आके टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, बाहर जाना चाहती हूँ, हॉलीडे करना चाहती हूँ, आप मेरे से इरिटेट हो जाते हैं. तो वो अगर आप समझे अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज कि उनको कैसे प्यार फील होता है और मुझे कैसे प्यार फील, काफ़ी लोगों को तो खुद का ही नहीं पता होता प्यार फील करना क्या होता है. तो अगर आपको ये लव लैंग्वेज समझ आ जाए ना, इट विल बी अ लॉट मोर ईजियर टू अंडरस्टैंड योर पार्टनर. फिर हमारे अटैचमेंट स्टाइल्स भी होते हैं जो हमारे बचपन से जो अपब्रिंगिंग हुई होती है उसके बेसिस पे हमारे कुछ पर्सनालिटी स्टाइल्स होते हैं. काफ़ी लोग अवॉइडेंट होते हैं, काफ़ी लोग एंग्शियस होते हैं, काफ़ी लोग इनसिक्योर होते हैं, काफ़ी लोग सिक्योर होते हैं. मोस्टली ऐसे दो पार्टनर्स कनेक्ट हो जाते हैं, एक अवॉइडेंट और एक एंग्शियस. अवॉइडेंट को सफोकेशन होती है और एंग्शियस को फियर ऑफ रिजेक्शन अबैंडनमेंट होता है. तो इस अवॉइडेंट वाले को लगता है कि इन दिस रिलेशनशिप आई एम लूजिंग माई सेल्फ, दे हैव अ फियर ऑफ लूजिंग देमसेल्व्स. और इस वाले को लगता है कि आई नीड टू बी क्लिंगी, नहीं तो ये मेरे को छोड़ के चला जाएगा, दे हैव अ फियर ऑफ अबैंडनमेंट. तो ये जब ये चलता है ना, ये जितना पास आते हैं ये उतना दूर जाती है, ये जितना पास आते हैं इतना दूर जाते हैं, ये गेम्स चलती रहती है. बट आप अंडरस्टैंड करें कि माई पार्टनर इज एन अवॉइडेंट पर्सनैलिटी एंड आई एम एन एंग्शियस पर्सनैलिटी, तो आप अपनी एंग्शियसनेस पे थोड़ा काम करेंगे और वो अपनी अवॉइडेंट पे थोड़ा काम करेंगे. तब यू कैन कम क्लोजर, you can have better communication, you can express things better. One more thing I would say that लोग ना शादी करके for granted लेते हैं चीज़ों को, या एक बार प्रपोजल हो गया, लड़की मान गई, लड़का मान गया. It is not only from one gender, दोनों लोगों से आता है. So you need to put that effort every day. वो बीच में डेट हो, थोड़ी थोड़ी चीजें करो एक दूसरे के लिए, सरप्राइज एलिमेंट बना के रखो. जस्ट बिकॉज आपको पर्सन मिल गया अब खुद रिलेशनशिप चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि आप अलग बैकग्राउंड से आए, आपकी पर्सनालिटी अलग है और वक्त के साथ चीजें बदलेंगी. आज आपका पिंक कलर फेवरेट है, कल आपका पर्पल हो सकता है, ब्लू हो सकता है. तो आपको बताना है अपने पार्टनर को कि हाउ डू आई फील लव्ड, हाउ डू आई वांट टू बी एक्सप्रेस,
हाउ डू आई वांट टू बी टेकन केयर ऑफ, हाउ डू आई वांट टू बी पैम्पर्ड, मेरा बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करो, रादर देन उसको तो समझना चाहिए, बताएंगे तो फिर क्या मजा, अरे नहीं है वो अंतर्यामी, नहीं समझ आएगा उनको। सो ये थोड़ी सी चीज़ें अगर हम करेंगे हमारे रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होंगे। इनफैक्ट अभी मैं अक्टूबर में एक वर्कशॉप भी कर रही हूँ जिसमें हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट हेल्प्स अ रिलेशनशिप थ्राइव। ओके, वाओ, वेरी नाइस। तो मुझे लगता है कि जो लोग लाइक कुछ भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में वो जरूर कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। और मतलब मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि जो आपने दो पर्सनालिटीज बताई वही एक दूसरे की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, मतलब जो अलग होते हैं। तो आई थिंक अगर अट्रैक्ट हो ही गए तो फिर काम करना ही पड़ेगा रिलेशनशिप को बचाने के लिए। अच्छा, एक और चीज मैंने देखी है, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग मुझसे कनेक्ट करेंगे कि लाइफ में ज्यादातर लोग जो हम देखते हैं अलग अलग रिलेशनशिप में वो गिवर होते हैं, मतलब इतना कुछ उनको देने की आदत पड़ गई होती है और फिर बहुत दुखी भी होते हैं अपनी उस आदत से। तो क्या कहना चाहेंगी लाइक कैसे अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करें, सिर्फ आपके पार्टनर के साथ ही नहीं रिलेशनशिप में, बाकी लाइफ में हर तरफ? एक एस्पेक्ट होता है जिससे हम लोग खुद को मेजर करते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। मैं अपने आसपास के रिलेशनशिप्स में कितना दे सकती हूँ और कितना उनकी ज़रूरतें सुलझा सकती हूँ, मुश्किलें सुलझा सकती हूँ, और अगर मैं वो कर पाऊँ तो देन आई फील रियली गुड अबाउट माई सेल्फ, आई वैल्यू माई सेल्फ आई मोर। और अगर मैं उनकी काम ना आ सकूँ, उनको दे ना सकूँ, उनकी चीज़ें सुलझा ना सकूँ, मुझे लगता है मैं फेलियर। और ये हमने लोगों घरों में बहुत देखा है क्योंकि हमारे माता पिता ने हमेशा दूसरों के लिए चीज़ें करी है। सो वी वांट टू बी गिवर्स, we are not used to receiving. But what we are forgetting is that now women are getting equally independent. They are making money, they have that say. तो अगर आप उसमें अभी भी गिवर रहेंगे ना तो आगे देने रिसीव करने वाला ही कोई नहीं है। तो we have to switch these roles. Sometimes I am a giver, sometimes you are a receiver, sometimes you are a receiver, a giver and I am a receiver. अभी अरे मुझे पैसे क्यों चाहिए उनसे, मेरे पास तो पैसे, बट उतने प्यार से दे रहे, ले लो ना, क्या हो जाएगा। सही बात है। आप कुछ और दे देना, ईगो पे लेने की जरूरत नहीं। ईगो पे हमेशा गिवर इज नॉट हायर। काफी कम्युनिटीज में तो देखते ऐसे बनो, देने वाले बनो, लेने वाले मत बनना। A lot of people tell me this कि देने वाले बनो। मैं कहती हूँ तो लेने में क्या बुराई है, मैं तो लेती भी हूँ और देती भी हूँ। बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू रिसीव, टू आस्क। और फिर काफी लोग तो ऐसे हो जाते हैं जो सिर्फ रिसीव करते हैं, जो देते नहीं वापस। उनको लगता है बस अगला इंसान आके मेरा ख्याल रखे, वो भी थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि वो जो गिवर है वो भी थक गया है देते देते, है ना। तो काफ़ी बार हमें उसको जाके देना चाहिए, चाहे वो एक हग हो, कोई हेल्प हो, कोई सरप्राइज हो, चाहे वो वैसे हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव दैट बैलेंस। हम एक साइडेड हो जाएंगे ना, वरना या ड्रेन इतना हो जाता है कि ना तो हम गिवर रह जाते हैं ना रिसीवर के लायक हो जाते हैं। तो having that understanding about yourself, who you are, and is it helping you grow or is it disconnecting you from people or taken advantage of, taken for granted for. So जब आप वो चीज़ समझेंगे आपको बाउंड्री बना पाएंगे। एंड ये समझने के लिए कि जितना एक रिसीवर अच्छा है उतना एक गिवर भी अच्छा है, और जितना एक गिवर अच्छा उतना एक रिसीवर भी अच्छा है। इट्स अ पार्ट एंड पार्सल। दिस अ ब्यूटीफुल बुक बाय ओशो जहाँ पर वो कहता है कि इफ अ मैन गेव हिज सीमन एंड द वुमन डिड नॉट रिसीव इट, तो फिर उस सीमन का क्या काम है। इफ अ वुमन गेव अ बेबी एंड द वर्ल्ड डिड नॉट रिसीव इट, तो उस बेबी का क्या काम है। सो इट्स ऑलवेज वन विल बी अ गिवर एंड वन विल बी अ रिसीवर, बट यू हैव टू मेबी दोज रोल्स चेंज एंड यू हैव टू एक्सेप्ट देम ब्यूटीफुली। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच इतने लाइक ब्यूटीफुल तरीके से इस बात को समझाने के लिए। अच्छा, जैसे आज हम देखते हैं लाइक एज अ यंगस्टर हम इतने ज़्यादा फंस चुके हैं, मतलब इतना कंफ्यूजन हमारे दिमाग में, कभी कभी तो ऐसे समझ में नहीं आता कि भाई क्या क्या सॉर्ट करें लाइफ में। बिकॉज क्योंकि जब बच्चे थे तो कुछ भी नॉलेज नहीं था, अब एक साथ जैसे जैसे आपको नॉलेज मिल रहा है तो इतनी सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं कि सुलझाना है। तो पेरेंटिंग की अगर मैं बात करूँ और यंग पेरेंट्स जो भी हमें देख रहे हैं, वो अगर स्टार्टिंग से ही पेरेंटिंग में कुछ चीज़ें चेंज कर लें जो शायद हम अडल्ट्स को नहीं मिली, तो ये कंफ्यूजन नहीं रहे, तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो? यंग पेरेंट्स में तो मैं यही कहना चाहूँगी कि द मिनट यू थिंक ऑफ गेटिंग मैरिड और हैविंग अ चाइल्ड, स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ, बिकॉज उस बच्चे को पेरेंट चाहिए, एक इंजर्ड चाइल्ड नहीं चाहिए। If you are emotionally stable, you will be able to provide that stability. Second, don't think your child is a project.
जिसको मुझे कंप्लीट करना है। मेरे बचपन में लुई वितान नहीं मिला था, अब मैं अपने बच्चे को लुई वितान दे रही हूँ। बेस्ट स्कूल नहीं मिला था, अब मैं वो दे रही हूँ। अब मेकिंग देम लाइक आपकी जो मरी हुई इच्छा है, दबी हुई इच्छा है, अब आप सब वो अपने बच्चे के थ्रू कर रहे हो। दैट इज नॉट ट्रू। दे हैव देयर ओन डेस्टिनी, दे हैव देयर ओन पर्पस। वो यहाँ कुछ है। आपका एज अ पेरेंट, कॉन्शियस पेरेंटिंग का मतलब ही ये है कि आप उस बच्चे को लाओ, सपोर्ट करो, प्यार करो, एनकरेज करो, उसको चीज़ें सिखाओ ताकि वो अपनी डेस्टिनी पूरी कर पाए। दे आर नॉट देयर फॉर यू, मतलब दे विल बी देयर फॉर यू अगर आपने राइट पेरेंटिंग की है। लेकिन जब आपने राइट पेरेंटिंग नहीं, अपना प्रोजेक्ट मान के, मेरा प्रॉपर्टी मान के, एक टाइम के बाद ऐसा होता है जब अलग होते बच्चा अकेला रहता है, वो रह ही नहीं पाता है। हाँ बिल्कुल नहीं, यू आर नॉट मेकिंग देम इंडिपेंडेंट। मान लीजिए आप कल सुबह नींद से नहीं उठे, आपका एक्सीडेंट हो गया। कोविड में हमने ये चीज बहुत देखी कि जहाँ बहुत से लोग गुजर गए, उनके बच्चों को कुछ नहीं आता था, उनको बच्चों को फ्यूनरल पे नहीं ले जाया गया था, कभी डेड बॉडी नहीं देखी थी, कभी सिर्फ बर्थडे पार्टी, शादियां, 28-28 साल तक मौत ही नहीं देखी है। सो योर जॉब इज टू मेक दैट पर्सन होलसम। उसके बाद दे विल ऑटोमेटिकली गिव यू बैक, दे विल टेक केयर ऑफ यू, दे विल लव यू बैक, दे विल गिव यू सो मच बैक बिकॉज यू हैव, आपने डाला है वहां। बट आप बचपन से ही डाल के लेते हैं, जब तक वो अडल्ट होते हैं एम्प्टी होते हैं, and they are like lonely, anxious, dependent, clingy, avoidant, insecure. Hardly we see any secure people. There's hardly a percentage जो कहेंगे कि I'm a secure person, I'm a flexible person, I have boundaries, I respect other people. नहीं, बहुत कम लोग हैं। डेफिनेटली। सो एक ऐसी क्या एडवाइस आप देना चाहेंगी मेंटल हेल्थ के बारे में जो शायद लोगों को नहीं पता या कॉमन नहीं है, जिसके बारे में बात ही नहीं होती? लोगों को लगता है हेल्प मांगना एक बहुत ही कमजोरी का साइन है। वो मैं लोगों को कहना चाहती हूँ, व्हेन यू आर आस्किंग फॉर हेल्प, नो, इट इज अ साइन ऑफ करेज। बिकॉज कोई ऐसी चीज जो आपको बचपन से नहीं सिखाई गई और आपने वो महसूस करी और आपने उसके लिए हेल्प मांगा। और जो ये जजमेंट लोग करते हैं ना, जो लोग थेरेपी में जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, शादी नहीं करते उनसे, डेट नहीं करते उनको एक सेक्लूडेड अलग से छोड़ देते हैं, दैट हैज टू बी स्टॉप्ड। पीपल हैव टू अंडरस्टैंड दैट जैसे आपने मैथ्स पढ़ी है वैसे हम लोगों ने ह्यूमन बिहेवियर पढ़ा है, इमोशंस पढ़े हैं। तो जैसे आप एक ऑर्थोपेडिक के पास जाते हैं वैसे आप एक साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। उन्होंने कुछ पढ़ा, हमने कुछ पढ़ा है। मे बी आफ्टर 20 years 30 years पीपल विल हैव इनफ नॉलेज अबाउट इमोशंस, बिकॉज अभी बहुत ट्रेंड चल रहा है, स्कूल्स में इंट्रोड्यूस हो रहा है। मे बी दे डोंट नीड अस, बट लिसन, यू नीड अस राइट नाउ। सो सीक हेल्प व्हेन इट बिगिंस, ना कि जब सारा रायता फैल जाए और फिर टाइम भी लगता है, पैसे भी लगते हैं, प्रॉब्लम भी होती है। तो अगर आप स्टार्टिंग में ही जब आपको लगे यार इस थॉट में ना थोड़ा फ्रैक्चर आ गया, ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहा है, मेरा बिहेवियर कुछ उलझा हुआ है, मुझे रात को नींद नहीं आ रही, मैं ज्यादा खाना खा रहा हूँ, कम खाना खा रहा हूँ, मैं बहुत शराब पी रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा चरस गांजा फूकने लगा हूँ, दैट इज अ टाइम सीक हेल्प। ये सारे साइंस को समझें। ओके, सो थैंक यू सो मच अरूबा, लाइक इतनी सिंप्लीफाई तरीके से ये सब कुछ समझाने के लिए। मतलब बहुत ही आपने कॉमन लैंग्वेज में समझाया जो हमें जनरली काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाता है, हमारे दिमाग में बैठ जाता है। तो आई होप बहुत सारे लोग अब हेल्प सीख करें और अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए बस खुद ही ना जूझते रहें। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।